नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। एलटी रिजल्ट को लेकर आज मैं यूके ट्रिपल एस सी एक बार फिर गया और वहाँ पे भी मुझे कुछ अभ्यर्थी मिले। और आप ये कह सकते हैं, एक अभ्यर्थी उसमें से एक ऐसा था जो 2021 की वेटिंग लिस्ट से के लिए आया था यहाँ पे। आप ये कह सकते हैं वो अभ्यर्थी 2024 वाली जो भर्ती हुई है उसमें उनके थोड़े से मार्क्स कम रह गए थे। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप ये कह सकते हैं कि 2021 की वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आ गया था। उन्होंने कहा कि मेरा डीवी भी हो चुका है लेकिन अभी ज्वाइनिंग लगभग नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार की कुछ समस्याएं जो हैं अभी उनके साथ भी चल रही है। वो चाह रहे हैं कि 2024 के बेस पे तो नहीं लेकिन 2021 के बेस पे वहाँ पे उनका डीवी हो चुका है और अब उनको भी 2021 की जो एलटी की भर्ती है या 2020 की जो एलटी की भर्ती है उसमें उनको चयन चाहिए। तो इसके निवारण के लिए वो यहाँ पे आ रखे थे। और इसके अलावा आपको एलटी के साथ वीडियो वीपीडीओ को लेकर भी उसकी समस्याओं के लिए भी यहाँ पे बच्चे आ रखे थे। फिलहाल मैं मुद्दा एलटी भर्ती 2024 का रखना चाहता हूँ। लगातार यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एलटी भर्ती 2024 को लेकर भी कई प्रत्यावेदन अभी भी जा रहे हैं। और वही बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विज्ञप्ति में, जैसा कि आपको पता है, डीएफएफ, एक्स सर्विसमैन और पीएच, इसका जो सब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया, इसकी वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही है और इसी को लेकर काफ़ी प्रत्यावेदन जो है वहाँ पे जारी हो रहे हैं। लेकिन एक क्लियर मामला मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने अपने एक 36 मिनट के जो वीडियो है उसमें भी आपको बताया था। वो मामला काफ़ी सिंपल है और उसमें आप भी बड़े आसानी से आप पहचान सकते हैं कि उस मामले में क्लियर कट जो है उसमें सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन आयोग ने उसमें नाम नहीं दिया है। वो बहुत इजी है। एक तो सामान्य शाखा की बात है और सामान्य शाखा के अंदर ओपन जो मेरिट लगती है उसकी बात है। वो इतना इजी है कि आप बड़े आराम से ये बात कह सकते हैं कि उनका चयन वहाँ पे बड़े आराम से बन रहा है। होम साइंस की मैं अगर बात करूँ तो होम साइंस में 13 सीटें थी टोटल और 13 में से 13 सीटें फुल हो चुकी हैं, यानी कि उसमें कोई सीट खाली नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो जो फाइनल रिजल्ट आया है होम साइंस के अंदर, उसमें जो मेरिट लगी है, अगर आप उसमें देखेंगे, रैंक नंबर 5 के बाद रैंक नंबर 7 दिया गया है, रैंक नंबर 6 वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब देखिए, मैंने उसमें काफ़ी टाइम से, आप ये कह सकते हैं, एनालाइज किया। मैं इसमें काफ़ी डीप गया इस मामले में और मेरे को ये बात पता चली कि इसमें जो रैंक नंबर 6 में जो फीमेल कैंडिडेट है उनके एग्जैक्टली 62 मार्क्स हैं। ये आरटीआई के द्वारा उनको पता चल चुका है और उसमें जो फीमेल कैंडिडेट है उनके एग्जैक्टली 62 नंबर है। जो रैंक नंबर 7 से जिसके 58.5 मार्क्स हैं उससे लगभग 3.5 नंबर आप कह सकते हैं ऊपर है। तो उनसे बस एक ही चीज़ कह सकते हैं, एक ही गलती हुई थी फॉर्म में। वो गलती नहीं बोल सकते बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने फीमेल ब्रांच की 60% वाली शाखा जो है उसको चूज़ नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है, फीमेल वाली शाखा में 60% में उनका नाम नहीं बनता है। लेकिन उनकी सामान्य शाखा तो उन्होंने चूज़ किया था 60% में, तो उसमें तो उनका नाम बन सकता था। और सामान्य शाखा में आपको बता दें, होम साइंस के अंदर 2 वैकेंसी है, एक है कुमाऊं मंडल में और एक है गढ़वाल मंडल में। तो अगर डीवी लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उसमें 1.5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाता है। तो 2 सीटों पे लगभग 3 अभ्यर्थियों को उसमें लिया गया था। आप यहाँ पे लिस्ट में दिखा दूंगा आपको, 72.5, 66 और 66 वाले टॉप 3 कैंडिडेट्स है सामान्य शाखा के अंदर। जाहिर सी बात है, उनके 62 मार्क्स है तो उनका सामान्य शाखा के अंदर नाम डीवी में नहीं आ पाया। और क्योंकि फीमेल ब्रांच उन्होंने चूज़ नहीं करी थी तो फीमेल ब्रांच के अंदर भी उनका नाम नहीं आ पाया। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट खुलता है, जो टॉप 3 बच्चे होते हैं उनमें से टॉपर ने सामान्य शाखा 60% में ओपन कैटेगरी को चूज़ किया था और जो नंबर 2 है और नंबर 3 है उन्होंने 60% फीमेल कैटेगरी को वहाँ पे चूज़ किया था। इसका मतलब ये है कि सामान्य शाखा में जो 2 सीटें थी, जो टॉपर ने 1 सीट सामान्य शाखा की ले ली तो उसमें दूसरी सीट जो है वो खाली हो गई। दूसरी सीट खाली होने की वजह यह है कि जो रैंक नंबर 2 है, जिसका सामान्य शाखा में और फीमेल शाखा में दोनों में नाम है, उन्होंने फीमेल शाखा ले ली तो सामान्य शाखा की 1 सीट जो है वहाँ पे खाली हो जाती है। अब वो सीट किसको मिलनी चाहिए? देखिए, रैंक नंबर 2 के बाद रैंक नंबर 3 ने भी फीमेल शाखा चूज़ कर ली तो सामान्य की अभी भी 1 सीट खाली है। रैंक 4, रैंक 5 ने भी फीमेल शाखा चूज़ करी तो उन सामान्य की सीट अब भी 1 खाली है। लेकिन रैंक नंबर 6 का नाम क्योंकि डीवी में नहीं था, ना ही सामान्य शाखा के डीवी में, ना ही फीमेल कैटेगरी की डीवी में 60% फीमेल ब्रांच में अवेलेबल था,
तो वो सीट जो है रैंक 7 को दे दी गई। आयोग ने क्या किया कि डीवी लिस्ट से एज इट इज़ डीवी लिस्ट में जो जो नाम अवेलेबल थे वहाँ से उन्होंने रख दिए। जबकि मैं आपको बता दूं जो रैंक नंबर 6 है उसका सिलेक्शन बनता है यहाँ पे। रैंक नंबर 6 जो है सामान्य शाखा 60% में उनका दूसरा नाम आना चाहिए था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं आयोग यहाँ पे थोड़ी सी फाइनल रिजल्ट में उनसे लापरवाही बरती गई या मिस्टेक हो गई उनसे। और आप कह सकते हैं वहाँ पे तो 13 कैंडिडेट्स के नाम थे, रैंक 5 के बाद एकदम से रैंक नंबर 7 वहाँ पे आ गया और रैंक 7 को सामान्य शाखा मिली है 58.5 नंबर पे। जबकि वहाँ पे रैंक 6 का सिलेक्शन होना चाहिए था सामान्य शाखा 60% के अंदर ओपन कैटेगरी में। तो वहाँ पे अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे उनका सिलेक्शन तो यहाँ 100% बन रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे इनका नाम आएगा या नहीं आएगा, रिवाइज मेरिट लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। जो आयोग ने ये बात कही है कि मार्च के फर्स्ट वीक तक हम सब कुछ जारी कर देंगे, क्या केवल 227 सीटों पे मेरिट आएगी, मतलब बची हुई 227 सीटों पे मेरिट आएगी। उसमें जो गलतियां हुई हैं आयोग से कि उन्होंने होम साइंस में क्लियर ओपन कैटेगरी में रैंक 6 को छोड़ दिया है सामान्य शाखा 60% पे, क्या उसमें संशोधन करेंगे। मैं लगातार इसी कॉन्टेक्स्ट में उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद लग रही है शायद इसमें संशोधित लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये संशोधित लिस्ट जारी हो, नहीं तो फिर और भी रास्ते हैं और रास्ते जो हैं उनके द्वारा अपनाए जा सकते हैं। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्लियर कट सामने होती हैं और उसमें जो है सीधा सीधा सुधार हो सकता है। अब मैं और बातें अगर करूं तो कुछ बच्चे जो थे, जब मैं डीवी की लिस्ट के टाइम पे आयोग जा रहा था तो वो लगातार मेरे बारे में नेगेटिव बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे इसको इतना भी नहीं पता कि जो फाइनल रिजल्ट के दिन ही सभी के अंक निकलते हैं, वो बात ये बोल रहे थे। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा 10 फरवरी को फाइनल रिजल्ट निकल चुका है 1317 सीटों में। कहाँ हैं भाई सभी बच्चों के अंक जो आप इतना बड़ा दावा कर रहे थे कि हाँ भाई फाइनल रिजल्ट के दिन ही सभी बच्चों के अंक जारी होते हैं। तो भाई 10 फरवरी को जब फाइनल रिजल्ट खुल चुका है, आज लगभग 25 तारीख हो चुकी है, तो भाई 15 दिन और हो चुके हैं। कहाँ है भाई तुम्हारा सभी अंक, बच्चों के अंक कहाँ हैं? 45+ यानी कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स वाले बच्चे उनके भी अंक नहीं आए हैं। जबकि पिछली बार अगर आपको याद होगा 3 जनवरी के दिन सभी कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं 45+ वालों के, उनके मार्क्स जो है जारी कर दिया गया था आयोग के द्वारा। पिछली बार 3 जनवरी 2022 को जारी किया गया था, लेकिन यहाँ पे जारी नहीं किया गया अभी तक। तो भाई आप लोग कहाँ सोए रहते हो ये बताओ। आप मुझे इतनी सारी बातें, नेगेटिव बातें बोल रहे थे उस टाइम पर, हाँ भाई तुझे इतना भी नहीं पता, तुझे उतना भी नहीं पता। भैया तो भाई आप बताओ ना, आप बताओ। आप ये बात कह रहे थे कि एलटी का जो फाइनल रिजल्ट होता है उसी दिन मेरिट खुलती है। आप ही ने बोला ना सभी के अंक उसी दिन खुलते हैं। तो अब आप कहाँ सोए हुए हो? कमेंट पे बताओ भाई, अब कहाँ हो तुम लोग किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव, उसको पर्सनल अटैक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सब वगैरह वगैरह। तो क्या मैं चुप रहूं क्या? अब मैंने फिर आयोग से पूछने की, आयोग मुझे खुद नहीं बता सकता था ये बात कि हाँ भाई हम जो हैं फाइनल रिजल्ट के दिन ही वो चीज़ें खोल सकते हैं। जब मैंने अपने मार्क्स जानने की कोशिश करी तो आयोग कह रहा है कि RTI के द्वारा पता लगाओ। आयोग ये भी तो आंसर बोल सकता था कि फाइनल रिजल्ट के दिन ही हम आपके अंक बता देंगे, उस दिन सभी बच्चों के अंक आ जाएंगे। क्यों नहीं बताया उस टाइम पर जब पहले दिन मैं गया था? पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, उसके बाद आप लोग जब कमेंट्स में बताते हो तो मैं आयोग से कंफर्म करने के लिए जाता हूं कि हाँ भी शायद ये बच्चे शायद से सही होंगे, तो एक बार इनकी जानकारी को वेरीफाई कर लिया जाए, कंफर्म कर लिया जाए। तो जाके उसके बाद आयोग कंफर्म करता है कि हाँ भाई फाइनल रिजल्ट के दिन ही हम सभी के अंक जारी करेंगे। आयोग ने भी कंफर्म किया, तुमने भी वही बात बोली, लेकिन दोनों ही अपनी बात पर टिके नहीं है। ना आयोग टिका है ना तुम लोग टिके हो। तो तुम अभी मांग करोगे सभी बच्चों के अंक खोलने की, क्योंकि तुम्हारा तो दावा ये था कि फाइनल रिजल्ट के दिन ही सभी बच्चों के अंक खोलेंगे। मुझे भी लग रहा था जब आयोग ने बोला, तो भाई क्यों नहीं हुआ? तुम एक पत्र लिखोगे आयोग को कि भाई सभी बच्चों के अंक जल्द से जल्द जारी किए जाएं, जो तुम मेरे बारे में इतनी नेगेटिव बातें कर रहे थे। अभी पत्र लिखो, बोलो, मेल करो कि सर सभी बच्चों के अंक जारी कीजिए। बोलिए अध्यक्ष महोदय को, बोलिए सचिव महोदय को, सभी बच्चों के अंक जल्द से जल्द जारी कीजिए। कब जारी होंगे भैया? तुम सबसे पूछ रहा हूँ जो इतनी नेगेटिव बातें कर रहे हैं। अब क्यों बोलती बंद हो रही तुम्हारी? नीचे कमेंट में बताओ। फिर तुम लोग मेरे को जो भी बातें नेगेटिव बोल सकते हो, मैं नहीं बोल सकता तुम लोगों को, हैं? मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, अभी तक सारे बच्चों के अंक क्यों नहीं आए? ये जवाब आप तुम दोगे। तुम बहुत बोल रहे थे ना उस टाइम पे कि फाइनल रिजल्ट के दिन ही सभी बच्चों के अंक आ जाएंगे। कहाँ है वो अंक? बताओ ना।
और आयोग को मेल करो, इसमें सभी बच्चों के अंक जो है वो जल्द से जल्द जारी करो, मेल करो इसमें, क्योंकि ये अधिकार है हमारा। हमने पेपर दिया है, तो हमें हमारा अंक जानने का अधिकार है। सभी को अधिकार है, जो क्वालिफाई नहीं भी है उनको भी अधिकार है अपने अंक जानने का, ताकि वो अगली बार और अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएँ। तो सभी 45,000 कैंडिडेट से मेरी रिक्वेस्ट भी है, चाहे आप क्वालिफाई हों ना हुए हों, सभी के सभी आयोग को मेल करें और जल्द से जल्द सारे जितने लोगों ने पेपर दिया है एलटी का, सभी के अंक जारी किए जाएं। 7 मार्च से पहले या उससे पहले सभी के अंक जारी किए जाए। मामला निपट गया, सबके सब भूल गए मामले को, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए वहाँ पे खड़े हो गए। लेकिन अब जिसका चयन हो रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें कर रहा है, उसको अपने अंक का पता चल गया तो दूसरे व्यक्तियों के बारे में पता ही नहीं करना। जिन लोगों ने इस पे पेपर दिया, तुमको उनसे मतलब नहीं है, क्या तुम्हें अपने चयन से ही मतलब है खाली? तुम भी मांग करो भाई कि सभी के अंक जारी करवाएं। अगर तुम्हारा चयन हो गया है तो मांग करो ना कि सभी के अंक जारी करवाएं। भाई ये हमारा भी अधिकार है, हमने भी पेपर दिया है। तो भाई आप सब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स भी हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में वो भी मांग करें कि सभी के अंक जारी करवाए जाएं। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपने लिए स्वार्थी हो, केवल अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हो। और अगर आप निस्वार्थ भाव से चाहते हो कि एक फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें हों, तो आप सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की भी बात कर रहा हूं, जिनका इसमें सिलेक्शन आगे जाके होने वाला है, हो भी चुका है, ऑब्वियस ही बात है, फाइनल रिजल्ट जारी हो गया। आप सब मेल कीजिए आयोग को कि हम चाहते हैं, हमारे मार्क्स तो पता चल गए, लेकिन हम चाहते हैं जिनके मार्क्स पता नहीं चले उन सब के मार्क्स रिवील हों। और अगर आप इसके खिलाफ खड़े होंगे कि क्या ज़रूरत है सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी करने की, वो करने की, तो जारी करने की, तो आप अपने लिए स्वार्थी हो, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। और जब आप टीचर बनोगे ना, गवर्नमेंट टीचर बनोगे, आप अपने बारे में ही सोचोगे, आप बच्चों के भविष्य बनाने के बारे में नहीं सोचोगे। और ऐसे शिक्षकों का चयन सरकारी भर्ती के अंदर बहुत ख़राब है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के बराबर है ये। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी होने चाहिए, ये मांग सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को करनी चाहिए। अगर आप सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जारी करने के साथ खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं, तो हम भी आपकी ज्वाइनिंग के साथ खड़े रहेंगे। वैसे भी खड़े ही हैं, वैसे भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये भर्ती रुक रही है, कहीं पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये भर्ती पूरी होगी, पूर्ण होगी ये। तो आप लोगों को निस्वार्थ भाव से सभी 45,000 कैंडिडेट्स के साथ खड़े होना है। सभी के अंदर वो निस्वार्थ भाव होना चाहिए, सभी के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि जब कोई सरकार कुछ नया चीज़ लेके आती है, वो सबके लिए लेके आती है, सबके लिए इक्वलिटी रहती है उसमें। तो आपको भी यहाँ पे बैठे इस पेपर में बैठे सभी 45,000 कैंडिडेट्स के लिए सोचना है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भी सोचना है और अनसेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है उनको भी सोचना है। तभी यूनिटी बन पाएगी और तभी जाके चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से हल हो पाएगी। नहीं तो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसको लेकर कुछ भी हो सकता है आने वाले टाइम में। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आप सब लोग सभी कैंडिडेट्स के मार्क्स जल्द से जल्द जारी करने के लिए पत्र लिखें। अगर पत्र लिख सकते हैं पत्र लिखें, मेल कर सकते हैं आयोग को। सभी 45,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो मेल करें, यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप उत्तराखंड के हित के बारे में सोचते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर करेंगे, और अगर आप नहीं सोचते, आप अपने बारे में सोचते हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आप कीजिए, अपने स्वार्थ के बारे में सोचिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।